मेरे सामने जो ये 3 स्ट्रीम्स बह रही है, हर स्ट्रीम का एक अलग मीनिंग है और आप एक बारी में एक ही से पानी पी सकते हैं। जापानीज़ परफ्यूम बहुत फेमस होती है। जितने भी ये रामेन के शॉप्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी ऑपरेट करते हैं। मतलब जो इनका बिज़नेस मॉडल है ना, वो यही है कि बंदा आए, ऑर्डर सर्व करो, खाए और जाए। कि अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है, विदिन 5 मिनट्स मेरा ऑर्डर आ जाएगा। 5 मिनट्स में रामेन टेबल पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज तो सुबह की शुरुआत कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, अभी ढंग से सनराइज़ भी नहीं हुआ है और मैं जा रहा हूँ कियोमिज़ु डेरा टेम्पल, जो कि है क्योटो में। ये पूरे क्योटो का वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टेम्पल है। वैसे तो ये टेम्पल शाम तक खुला होता है, बट ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड टेम्पल है। और जैसा कि मैंने बताया हुआ अपनी पिछली वीडियोस में भी कि अभी चल रहा है ऑटम का सीज़न, जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और दिस इज़ द पीक टूरिस्ट पीरियड। वैसे तो जापान में 12 महीने ही बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, बट अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अगर इस मंदिर को ढंग से विज़िट करना है तो सुबह सुबह आने का ही फ़ायदा है। सनराइज़ आज दिखा रहा था 6:40 का, अभी ढंग से सनराइज़ हुआ भी नहीं है। और मुझे लग रहा था जब मैं जाऊंगा तो सिर्फ मैं ही अकेला आऊँगा, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे और भी लोग दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 8 बजे के बाद आओगे ना, तो ये जो पूरी स्ट्रीट देख रहे हो ना, जिसमें अभी कुछ 5-10 लोग हैं, ये पूरी भरी हुई होती है। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने किसी इंस्टाग्राम रील पे या किसी और वीडियो पे देखा होगा, क्योंकि अराउंड 9-10 बजे ये सारी शॉप्स खुल जाएंगी और फिर जो भीड़ लगने वाली है इस पूरी स्ट्रीट पे। ये जो टेम्पल है ये काफ़ी रीज़न से पॉपुलर है, जिसमें से कुछ कि ये बहुत ज़्यादा पुराना टेम्पल है, कुछ 600-700 AD के बीच में बना हुआ है। और इस टेम्पल के अंदर बेसिकली 3 चॉइसेस दी जाती है। अब वो 3 चॉइसेस क्या है वो मैं अंदर पहुंच के बताता हूँ, बट पूरे क्योटो का सबसे पॉपुलर टेम्पल ये है। मुझे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। जो मैं सोच के आया था ना कि सिर्फ मैं ही हूँगा अकेला, ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं अभी भी। ये टेम्पल 8th सेंचुरी में बनाया गया था और यहाँ का मेन हॉल बिना एक भी नेल के वुडन पिलर्स पे खड़ा है। इस टेम्पल का नाम प्योर वाटर से आता है। नीचे एक नेचुरल स्प्रिंग है जहाँ से पानी फ्लो करता है और माना जाता है कि इस पानी को पीने से हेल्थ, सक्सेस और लॉन्ग लाइफ मिलती है। इसी बिलीफ की वजह से लोग यहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि एक फेथ के साथ भी आते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, पहले लोग यहाँ से जंप भी करते थे। ये बिलीफ था कि अगर कोई सरवाइव कर गया तो उसकी विश पूरी हो जाती थी। आज ये ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन दिखाता है कि लोग इस जगह को कितना सीरियसली मानते हैं। ये जो टेम्पल है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जापान के लोगों ने इसको काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हुआ है और काफ़ी वेल मेंटेन रखा हुआ है। और इस टेम्पल के जस्ट नीचे है ओटावा वाटरफॉल। तो इन 3 चॉइसेस के बारे में बात करा था। मेरे सामने जो ये 3 स्ट्रीम्स बह रही है, हर स्ट्रीम का एक अलग मीनिंग है और आप एक बारी में एक ही से पानी पी सकते हैं। मतलब अगर आप टेंपल विजिट करने आए हो तो आपको चूज़ करना है आप इन 3 स्ट्रीमों में से किस में से आप पानी पियोगे। जैसे ये लोग पी रहे हैं, जो पहला स्ट्रीम है वो रिप्रेजेंट करता है लॉन्जिटिविटी को, मतलब आपकी गुड हेल्थ रहे। सेकंड स्ट्रीम करता है कि आप जो भी जॉब या जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेसफुल हो जाओ। और जो थर्ड स्ट्रीम है डैट इज़ फॉर योर रिलेशनशिप, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, योर लव लाइफ वो हमेशा बनी रहे। हाँ जी, तो फाइनली आई मेड माई चॉइस। पर मैंने क्या चूज़ किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या चूज़ करते, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। गुड इवनिंग दोस्तों,
अभी आज मेरा लास्ट डे है क्योटो में और थोड़ा मैंने सोचा आज मार्केट एरिया एक बार घूम लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक बैग लेना है। ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं एक बड़ा सूटकेस लाया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बड़े सूटकेस को लॉकर में डाल दूँगा और ट्रैवल के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होगी अभी बेसिक फ़िलहाल आगे जाने के लिए, उसके लिए एक छोटा सूटकेस ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं एक मार्केट में जा रहा हूँ। वैसे तो क्योटो में काफ़ी सारी मार्केट्स है, पर ये जो मार्केट है काफ़ी पॉपुलर है और बहुत फेमस है। इस मार्केट का नाम है निशिकी मार्केट। सो अभी यहीं चलते हैं और जैसा कि मैंने बताया कल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। कल मैं जा रहा हूँ ओसाका। सो पूरा जापान देखने का मेरा प्लान है, जितना भी मैं कवर कर सकता हूँ 30 डेज़ में। तो फटाफट पहले ये बैग ले लेता हूँ, उसके बाद मार्केट भी देख लूँगा और फिर कहीं डिनर पे चलूँगा। एक चीज़ जो मैंने जापान में आके ऑब्ज़र्व करी है ना, और कोई भी जापान आ रहा है तो पक्का नोटिस करेगा कि जब भी आप किसी क्रॉसिंग पे खड़े होते हो ना और आप उस मतलब क्रॉसिंग को क्रॉस करते हो, जब आपकी बत्ती हरी हो जाती है तो वहाँ पे ना एक वो बजता है, अजीब सा साउंड बजता है, म्यूज़िक। और जो मोस्टली ये लोग साउंड यूज़ करते हैं ना, तो किसी बर्ड का साउंड यूज़ करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मैं कोई भी रोड क्रॉस कर रहा होता था ना, पीछे ये म्यूज़िक बज रहा होता था, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये असली की बर्ड है। आई मीन वो इतना जेन्युइन लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो लाइक पहचानने में मुश्किल हो जाएगी कि ये म्यूज़िक बजा रहे हैं या वो एक्चुअली में बर्ड का साउंड है। क्योंकि जब भी कोई क्रॉसिंग पे क्रॉस करोगे ना, सिर्फ उसी टाइम पे वो म्यूज़िक बजता है। बट काफ़ी अच्छा और मतलब प्लेजेंट म्यूज़िक होता है वो। क्योटो जो है वो टोक्यो के मुकाबले ऑब्वियसली काफ़ी छोटा है एंड ईजीली वॉकेबल है, लेकिन यस किसी भी लोकेशन पे जाने के लिए 15 से 20 मिनट वॉकिंग तो यहाँ पे नॉर्मल है। और जब से मैं जापान आया हूँ तो आई बिलीव मेरा पर डे का जो स्टेप्स काउंट है वो ईजीली 20 to 30,000 के बीच में है। वो रही सामने मार्केट और ऊपर लिखा हुआ है निशिकी मार्केट। यहाँ क्या मिल रहा है? राइस क्रैकर्स। ये सामने लाइव कुकिंग चल रही है। अभी तक तो मुझे मेनली फूड और स्पाइसेस और अल्कोहल है। मुझे लग रहा है शायद जिस साइड से मैंने एंट्री करी है ना, यहाँ पे सारी फूड मार्केट है। इस मार्केट की काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं, 3-4 साइड से। जापान की फेमस डेजर्ट है मोची और क्योटो में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। क्योटो और ओसाका साइड में काफ़ी मिलती है और क्योटो में तो लाइक इसका बर्थ प्लेस बोल सकते हो। क्योटो में फ्रेश बनाई जाती है और उसी टाइम सेल कर दी जाती है। भाई ये तो ईल है, मछली के अंडे भी हैं। ओ बाप रे। काफ़ी सारी शॉप्स के बाहर ना लिखा हुआ है कि खाने का जो सामान है उसकी फ़ोटोज़ ले लो, वीडियो बना लो, पर स्टाफ की फ़ोटो मत लेना। मैंने मार्केट का नाम ना गलत प्रोनाउंस किया था, करेक्ट कर देता हूँ। इस मार्केट का नाम है निशिकी मार्केट, नॉट निशिकी, निशिकी। क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैंने सुना, जब गूगल पे नाम डालता हूँ तो कई बार रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। भाई सुशी फैंस के लिए तो ट्रीट है ये। खाने का सेक्शन आई गेस ख़त्म हो गया है, अब बाकी मार्केट शुरू हो गई है। क्लोथिंग, एसेसरीज। ये इंडियन रेस्टोरेंट क्लोज्ड, शाम को खुलेगा शायद। ये मार्केट सीरियसली बहुत बड़ी है। आई मीन लेन के अंदर लेन, 2 लेन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ और मेरे सामने 2-3 लेन्स और हैं। तो यहाँ पे इस शॉप का प्रोसेस है कि आप 3 सेंट्स मिला के अपने लिए परफ्यूम बना सकते हो। दोनों ऑप्शन है, EDT और EDP। मैंने EDP चूज़ किया है जो मुझे 100 ml पड़ेगा कुछ 6,000 रुपये का। और जापानीज़ परफ्यूम बहुत फेमस होती है और ये स्पेशली मेरे लिए ये सारी फ्रेगनेंस मिक्स करके परफ्यूम बनाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल कॉस्ट है, तो मैं ये ले रहा हूँ। अब मैं सारी फ्रेगनेंस ट्राई करना चाहता हूँ पहले। ये तो है। This is please take you. This is tea, neroli, and bergamot. バニラ系の香りでメインにしたいか、23のお花系の香りでメインにしたいか、専門家の ले ली भाई परफ्यूम, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये।
मुझे 100 ml EDB की बॉटल मिली 5,500 रुपये में। मतलब अगर मैं कोई रेनाउंड ब्रांड लूँगा ना तो 6-7 हज़ार से कम मिलेगा नहीं। और जापनीज़ परफ्यूम वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। द बेस्ट पार्ट वॉज कि इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी थी और इसका कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। इनकी दुकान पे ना काफ़ी सारी परफ्यूम्स है और उनमें से आप कोई भी 3 चूज़ कर सकते हो और उन 3 को मिक्स करके आप अपनी परफ्यूम बना सकते हो। जिनको परफ्यूम्स का शौक़ है तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे आप फ्रेगनेंस मिक्स कर सकते हो। सो कितना मिक्स करना है वो ये अपने आप मतलब आपको बता देंगे अगर आप बोलोगे सजेशन के लिए। पर फ्रेगनेंस आपको चूज़ करनी है और चूज़ करने के बाद आपके सामने आपकी पर्सनलाइज बॉटल बनती है। उस बॉटल के ऊपर अगर तुम्हें कोई नाम लिखवाना है तो वो भी लिखवा सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो शॉपिंग करने का एक ये फ़ायदा ज़रूर हो गया। अब चलता हूँ, या तो कुछ खाने का देखता हूँ, नहीं तो अपना सूटकेस उठाता हूँ यहाँ से। इस आवाज़ की बात कर रहा था मैं अभी शाम को, रोड क्रॉस करते हुए ऐसी आवाज़ आती है ये। अभी होटल में जस्ट मैं सामान रख के निकल गया। मैं कहा पहले डिनर कर लेते हैं। आज जापान में लेबर डे है तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो है वो लिमिटेड टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। वैसे ही मतलब संडे के दिन तो मोस्टली चीज़ें बंद होती हैं, बट जो जगह जैसे 9-10 बजे तक खुली होती है आज वो 8 बजे तक खुली होगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ रामन खाने, जहाँ मैं फ़र्स्ट डे गया था, बट आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे जगह मिलेगी क्योंकि उस दिन भी लोग लाइन में वेटिंग में थे। वो तो थैंकफुली मेरा नंबर आ गया टाइम पे, बट आज देखते हैं। आई एम होपिंग कि मिल जाए अगर जगह तो मज़ा ही आ जाए क्योंकि वहाँ की रामन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। भाई भीड़ लगी हुई है यहाँ तो, देख रहे हो। ये स्टूल के ऊपर ना एक नोटबुक पड़ी होती है जिस पे सब अपना नाम लिख देते हैं। ये है इनकी वेटिंग लिस्ट। जैसे जैसे खाली होता जाएगा बुलाते जाएंगे अंदर। अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, सिर्फ 10 मिनट लगे और नंबर आ गया, विच इज़ गुड। तो जितनी भी रामेन शॉप्स मैंने जापान में विज़िट करी है ना, सब में प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप टेबल पे बैठोगे, आपको एक QR कोड दे देंगे, उस पर स्कैन करो और अपना ऑर्डर कर लो देख के जो आपको चाहिए, और टेबल पे आपके खाना आ जाएगा। किसी को स्पेशली कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं आपको क्या चाहिए। मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई फील। हर टेबल पे एक पानी का जग पड़ा हुआ होता है कि पानी मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा पानी का जग, ग्लासेस पड़े होते हैं, चॉपस्टिक और स्पून हर टेबल पे होता है। ये सब पहले से ही प्री प्लेस्ड होता है क्योंकि जितने भी ये रामन के शॉप्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी ऑपरेट करते हैं। मतलब जो इनका बिज़नेस मॉडल है ना वो यही है कि बंदा आए, ऑर्डर सर्व करो, खाए और जाए। फ़ाइन डाइनिंग टाइप का रेस्टोरेंट नहीं है कि घंटा वेटर आएगा आपसे ऑर्डर लेगा, क्योंकि ये जो मॉडल है ना ये ऑपरेट ही इस चीज़ पे करता है कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा ये लोग सर्विंग कर पाएंगे, और बाहर बहुत ज़्यादा वेटिंग है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पर पर्सन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं। वही मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। काफ़ी लोग 10 मिनट में निकल जाते हैं क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया, विदिन 5 मिनट्स मेरा ऑर्डर आ जाएगा। लिटरली 5 मिनट्स में रामन ले आए। बस मेरा फ्राइड चिकन बचा है, उसके लिए बोला 6 मिनट्स में आएगा, आई मीन 6 मिनट्स में आ जाएगा। 5 मिनट्स में रामन टेबल पे। But every time we try, we end up back here. But we don't stand our ground, back 'cause we're scared. यहाँ की रामन इज़ टू गुड। मैं डिस्क्रिप्शन में ना इस जगह का एड्रेस और नाम डाल दूँगा। अगर कोई भी जापान आ रहा हो और स्पेशली क्योटो आ रहा हो तो इस जगह को ज़रूर ट्राई करना। बट यहाँ पे पोक फ्री रामन मिलती है। सो अगर पोक वाली रामन खानी है वो तो जापान में हर जगह मिल जाएगी। मैं स्पेशली यहाँ पे इसीलिए आया क्योंकि मैं पोक से एलर्जिक हूँ, मैं खा नहीं सकता, तो मुझे ढूंढना पड़ता है। और ये स्पेसिफिक चिकन बेस्ड इनका ब्रॉथ होता है क्योंकि मोस्टली जो रामन होती है वो पोर्क बेस्ड होती है सारी। सो इस दुकान पे चिकन बेस्ड थी। और भी दुकानें हैं जो चिकन बेस्ड रामन बनाती है, बट मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा, फ्लेवर एंड एवरीथिंग। और एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, रामन की कॉस्ट। तो मोस्टली जो रामन का प्राइस होता है ना INR में, वो 600 से 800 के बीच में होता है, एक जो पूरी बोल होती है चिकन रामन की। और डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना ऐड ऑन करवा रहे हो। लाइक ऑप्शन होता है कि एक्स्ट्रा चिकन डलवाना है या एग डलवाना है या कोई और कुछ डलवाना है। काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जब ऑर्डर कर रहे होते हो। बट एवरेज प्राइस जो मैंने अभी तक जापान में दिया है फॉर अ बोल ऑफ रामन
वो यूजुअली 600 to 800 INR होता है। इतने में इजीली एक टाइम का मील हो जाता है, क्योंकि ये जो होती है बहुत हैवी होती है, क्योंकि नूडल्स भी होता है, ब्रॉथ भी होता है, चिकन भी होता है, तो एज इट इज़ हैवी होती है। मतलब अच्छा ऑप्शन। और अगर स्ट्रीट फूड खाओगे, मतलब किसी स्ट्रीट की शॉप से खाओगे वेंडर से, तो और भी सस्ता पड़ेगा। और अगर पोर्क बेस्ड रामन खाते हो, अगर किसी को पोर्क से एलर्जी नहीं है तो उसको और सस्ता पड़ेगा, क्योंकि पोर्क बेस्ड रामन और सस्ती होती है, क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल है। चिकन के ऑप्शंस लिमिटेड है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। बट अगर पोर्क बेस्ड खा लेते हो फिर तो मैं बोलूँगा 300-400 में भी आराम से हो जाएगा काम, जो काफ़ी सही ऑप्शन है, क्योंकि जापान में खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, कन्वीनियंस बहुत है बेसिकली। और जितने भी कन्वीनियंस स्टोर है, मैं आगे की जो मेरी आने वाली है वीडियोस, उसमें मे बी मैं दिखा दूँगा कि ईज़िली 200 रुपये में पूरा एक ब्रेकफास्ट का ऑप्शन हो जाता है, सैंडविच, कॉफ़ी, सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब खाने के मामले में अगर ढंग से स्पेंड करना चाहो। ये चीज़ मुझे जापान के मामले में काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कि होटल बहुत एक्सपेंसिव है, पानी बहुत एक्सपेंसिव है, टैक्सी तो सुपर्ब एक्सपेंसिव है। पर अगर खाने का ऑप्शन ढंग से निकाल लो तो खाना सस्ता हो सकता है। और अगर अपना एकोमोडेशन सस्ते में कुछ निकाल लो, क्योंकि मैं तो अभी होटल्स में इसलिए स्टे कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ अपने। तो अगर मुझे पैसे देने होते तो मैं भी हॉस्टल प्रेफर करता, बट मेरे पास थोड़े से पॉइंट्स हैं और वो इस साल के एंड में एक्सपायर होने वाले हैं, तो मैं वो जापान की ट्रिप पे यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। जाने से पहले यार एक लाइक और एक कमेंट कर दिया करो यार, अच्छा लगेगा मुझे भी। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में ओसाका में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। It's just like we're act just like